करेंगे क्या? प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना का हमारे संविधान में रोल क्या है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्यों उसे अलग रखा गया है? ठीक है? क्या जो है प्रस्तावना की जो बातें कही गई है उसको कोर्ट में उठाया जा सकता है कि नहीं उठाया जा सकता है? इससे संबंधित जो है कोई वाद आया होगा? ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसका रूप है? हमारे संविधान में प्रस्तावना का आगमन जो होता है वो कहाँ से होता है? प्रस्तावना के विषय में सबसे पहले कौन बात किया था? ये सब चीज़ें जो है आपका क्या होगा इसमें कवर किया जाएगा और एकदम टू द पॉइंट होगा, मतलब इसमें कोई ये नहीं है तामझाम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अब मैं जो है आपको प्रस्तावना की बात करता हूँ, तो प्रस्तावना होता क्या है सबसे पहले ये समझिए। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है जब आप कोई भी किताब लेते हैं, कोई भी क्या करते हैं? किताब लेते हैं, तो उस किताब में क्या-क्या चीज़ें दिया है, क्या-क्या चीज़ें दिया है, उस किताब की क्या-क्या खासियत है, यह किताब जो है किस लिए इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाएगी या किसके लिए बनाई गई है, उन सभी चीज़ों का वर्णन जो है एक पन्ने पे लिखा रहता है। लिखा रहता है? उस पर लिखा भी रहता है प्रस्तावना, लिखा रहता है ना? ये वही चीज़ है जो आपका किताब में दर्शाया जा रहा है, वही आपका संविधान में भी होता है। वही कहाँ पे होता है? संविधान में होता है। संविधान का एक छोटी-सी झलक कहाँ पे दिखाई देती है? प्रस्तावना में। आप प्रस्तावना को देख कर के यह बता सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह किस तरह का है। भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया है? इसमें किन मूल्यों को ध्यान दिया गया है? ठीक है? और इसमें जो है जो भी बनाने वाले हैं, पूरे संविधान की झलक जो है रख दिए हैं। मतलब एक तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में अगर देखेंगे, प्रस्तावना को देख लेंगे तो पूरा आपको संविधान समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान है क्या। और भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से मतलब ये जो संविधान बना है, पूरे भारत के लिए बना है। किसके लिए बना है? पूरे भारत के लिए। और ये हम भारत के लोग कौन है? ये जनता है। कौन है? जनता है। तो हमारे संविधान में सर्वोपरि किसको रखा गया है? जनता को रखा गया है। ठीक है? हमारे संविधान में सर्वोपरि किसको रखा गया है? जनता। मतलब जो भी कानून बनेगा वो किसके लिए बनेगा? जनता के लिए बनेगा। और जो भी कानून बनेगा वो बनाएगा कौन? जनता ही बनाएगी। लेकिन किसी के माध्यम से बनाएगी। आई बात समझ में? आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रस्तावना का सबसे पहले जो है मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। तो इसका मतलब होता है किसी चीज की भूमिका या शुरुआत में दिया गया परिचय। किसी चीज की भूमिका या शुरुआत में दिया गया क्या? परिचय। यही क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। तो एक तरह से देखिए कि जब जो है आप क्या करते हैं, किसी कॉलेज में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी विभाग में नौकरी पाते हैं तो आपका एक परिचय पत्र बनता है। बनता है ना? तो ये जो परिचय पत्र होता है, परिचय पत्र देख करके आप क्या अनुमान लगाते हैं? पता चल जाता है कि ये फला व्यक्ति का है, ये कहाँ का है, इसकी नागरिकता क्या है ना? इसके पिता कौन है ना? इसकी माता कौन है, ये किस पद पर है, ये पूरा पता चल जाता है। लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं पता चलती है। ऐसा नहीं कि पूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसकी जो है झलक आपको दिखाई देती है। तो एक तरह से ये जो प्रस्तावना है, यह एक आइडेंटिटी कार्ड है। किसका आइडेंटिटी कार्ड है? हमारे संविधान का। ठीक है? चलिए, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार या आइडिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना के विचार को क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। जबकि इसमें जो प्रयोग होने वाली भाषा है उसका जो है कहाँ से लिया गया है? उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक? चलिए, प्रस्तावना की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उत्पत्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। और यही यही कारण है कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। तो अब एक तरह से यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना जो है आपका देखिए क्या है? ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जो क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। तो प्रस्तावना जो है एक तरह से क्या कहलाएगी? उद्देशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उद्देशिका। और ये उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बताइए किस तारीख को? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना? ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और यही जो है प्रस्तावना, मतलब 22 जनवरी 1947 को ही क्या माना जाता है, जो प्रस्ताव पारित हुआ था वही हमारे देश के संविधान का क्या है? प्रस्तावना है। वही क्या है? प्रस्तावना है। ठीक? तो अच्छा, हाँ, ये प्रस्तावना का उपनाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका? प्रस्तावना का उपनाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका। हालांकि इसके और कई सारे उपनाम हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इसका अलग-अलग जो है क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। जैसे ये जो व्यक्ति है कौन है? N.A. पालकीवाला है। कौन है? N.A. पालकीवाला है। तो पालकीवाला जो है क्या कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। परिचय पत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? पालकीवाला के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पालकीवाला के द्वारा। तो देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे? कोई पालकी में जाएगा, पालकी मतलब जो शादी के लिए निकलती है ना, शादी के लिए, जो शादी के लिए पालकी निकलती है, तो पालकी वाला जो पालकी लेके जाएगा उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो पालकी वाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या नाम दिया है? परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। और एक व्यक्ति है, बहुत प्रचलित व्यक्ति है, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये क्या कहते हैं? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? K.M. मुंशी के द्वारा। क्या दिया गया है? K.M. मुंशी। K.M. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया है? यह एक क्या है? जन्म कुंडली है। अब एक आपके भारतीय कौन है? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ये जो है प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के सदस्य है ना। ये क्या कहते हैं? कहते हैं संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार। तो सपनों का विचार जो है क्या बोले हैं? कौन बोले हैं? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। वही एक आपके वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक। इनके द्वारा क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो एक तरह से प्रस्तावना एक क्या है? जनमत की शक्ति है। प्रस्तावना एक क्या है? जनमत की शक्ति दर्शाता है। ये कौन बोल रहे हैं? फ्रेडरिक। इसमें आपको याद किसको करना है? जन्म कुंडली किसने कहा था? तो जन्म कुंडली किसने कहा था? K.M. मुंशी ने कहा था। और आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? पालकीवाला ने कहा था। और सपनों का विचार किसने कहा था? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो इसके कितने नाम हो गए? आइडेंटिटी कार्ड, फिर आपका जो है कौन सा? जन्म कुंडली, और सपनों का विचार। सपनों का विचार मतलब दर्पण से है। ये संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है क्या कहा जाता है? संविधान का दर्पण, ठीक है ना। तो दर्पण के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके किसके नाम से? दर्पण के नाम से। तो संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, ठीक है। संविधान का दर्पण, संविधान का जन्म कुंडली, संविधान का परिचय पत्र, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, ये सब इसके टोटल क्या है? नामकरण है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इसमें से रहता है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अभी बात करते हैं ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन। देखिए प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा तो कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? तो हम कहेंगे किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में जो है केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये जो है 3 नए शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। कहां पर? प्रस्तावना में, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो हम कहेंगे किया जा सकता है। फिर पूछे कि बताइए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक, तो कहेंगे एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं प्रस्तावना में, देखते हैं
कि इसमें कितने तरह के न्याय की बात कही गई है। तो इसमें जो है न्याय की बात कही गई है कितने तरह की, 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। देखिए प्रस्तावना का यह हमारे संविधान का यह उद्देश्य होता है कि जनता के साथ 3 तरह का क्या करे, न्याय करे। कौन-कौन सा न्याय करे? सामाजिक, आर्थिक और कौन-सा? राजनीतिक। तो 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो कहेंगे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। किसी में भी विश्वास करने की, किसी भी चीज में विश्वास करने की क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे आप किसी व्यक्ति में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तो आपको विश्वास करने की क्या है? छूट है। आपको जैसे मान लीजिए कि आप पत्थर में भगवान को मानते हैं, तो आप पत्थर में जो है भगवान को मानते हैं, आपके ऊपर कोई जो है भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता कि अरे आप पत्थर को कैसे भगवान मानते हैं, है ना? तो आप किसी में भी विश्वास कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए विश्वास हो गया। धर्म, देखिए भारत का कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो है धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की उसको क्या है? स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्र है, कोई भी धर्म क्या कर सकता है? अपना सकता है। आगे उपासना, देखिए आप किसी भी, जैसे आप जो है हिंदू धर्म में है, तो हिंदू धर्म में जो है आप किसी भी देवी देवता का जो है क्या कर सकते हैं? पूजा कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति रूप में किसी कोई व्यक्ति है उसकी उपासना कर सकते हैं। तो उपासना करने की आपको क्या है? छूट है। जैसे कि कुछ लोग जो है किसको? बाबा को मानते हैं, कोई बाबा की जो है उपासना करते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं बाबा जो है क्या है? सही नहीं होते, बाबा का क्यों जो है उपासना कर रहे हो, है ना? ये आपकी क्या है? स्वतंत्रता है। ये 5 तरह की स्वतंत्रता हमारा कौन प्रदान करता है? कौन करता है? प्रस्तावना करती है, ठीक? और 2 प्रकार की समानता की बात करता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। मतलब अवसर जो है सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, और प्रतिष्ठा जो है सभी की क्या होती है? समान होती है। सभी की प्रतिष्ठा समान होती है, सभी को अवसर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से। तो ये बंधुत्व, समता और बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से। फ्रांस की जो क्रांति थी कब हुई थी? 1789 1799, ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है? रूस से। देखिए अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करेंगे तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। उसकी भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उसमें जो आपका क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है? स्वतंत्रता वाला जो बात है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और न्याय की जो बात है, कौन-कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 तरह के न्याय जो है कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए, रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक? चलिए, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, इस पर कई सारे क्या आए हैं? वाद आए हैं। हम आपको लास्ट में शुरुआत में बोल दिए थे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन इस पे बहुत क्या हुआ है? बहस हुआ है। बहस होने के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है। आई बात समझ में? इस पे क्या हुआ है? बहुत सारा वाद आए हैं। उन वाद के बाद जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए एक वाद आता है बेरूबारी संघवाद। ये कब आता है? 1960 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। तो ये जो बेरूबारीवाद है, इसमें सिंपल सा जो है 2 बातें आई निकल करके। सबसे पहले तो ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, एक बात आया। दूसरा बात, इसमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन नहीं होगा, दूसरी बात निकल के आई। तो 2 बातें जो है आपको याद रखना है। बेरूबारी संघवाद जो है कब आया? 1960 में आया। इसमें निर्णय क्या आता है? तो निर्णय ये आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्लस प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, ठीक? आगे चलते हैं। दूसरा जो आता है केस, कौन सा आता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। ये आता है कब? 1960
67 में आता है, ठीक है। और इसमें कहा क्या गया है कि प्रस्तावना के संदर्भ में जो है कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो इसमें जो है देखिए यह क्या बात आता है, तो यहाँ पर तो ये मान लिया जाता है कि संविधान का अंग है। यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि यह संविधान का क्या है, अंग है। लेकिन परिवर्तन की बात कहेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। अभी जो है संशोधन की बात इसमें भी, गोलकनाथ बनाम में भी आपका जो है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में भी यह चीज नहीं हुआ है, संशोधन नहीं होगा। ये जो है आपका अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ भी जो है देखिए ये क्या माना था, न तो भाग माना था न ही संशोधन होगा। और ये क्या मान रहा है, भाग तो मान रहा है लेकिन संशोधन नहीं होगा। अगला है, लास्ट में आता है कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, जो आता है 1973 में आता है। इस मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने जो है देखिए क्या किया, दो बातें। एक तो संविधान का अंग जो है पहले ही यह मान लिया गया है, तो संविधान का अंग भी है। इन्होंने क्या कहा, ये संविधान का क्या है, अंग भी है, और प्लस इन्होंने मान लिया कि संविधान में संशोधन भी होगा, संविधान में संशोधन। ठीक है, संविधान में क्या होगा, संशोधन। दोनों बातों को इन्होंने क्या कर लिया, मान लिया है। तो ये भी सही है और ये भी आपका क्या है, सही है। तो एक तरह से आपसे ये कहा जाए कि बताइए कौन सा वाद यह घोषित करता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कब आया था, 1973 में। ये जो है कहा गया कि 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया, किसमें, इसी में। हालांकि यहाँ पर ही यह बात स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है।